बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेर बहस में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, 5.25 घंटे कौमी सलामती का इजलास, पार्लिमानी कमेटी का अहम तरीन इजलास जारी रहा और उसमें हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे और हुकूमत के इत्तेहादी और अपोजिशन की कुछ जमातें मौजूद थी, जिसके अंदर खुसूसी तौर पर जो हालिया दिनों के अंदर बलूचिस्तान के अंदर एक सान्या पेश आया, उसके बाद की सूरत हाल पर गौर किया गया और जो कहा गया था कि रूल्स ऑफ गेम अब चेंज हो जाएंगे, उसके हवाले से तबादला ख्याल किया गया कि किस तरीके से हमने इस दहशतगर्दी को ख़त्म करना है, खैबर पख्तूनख्वा और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के अंदर जो हालिया लहर है उस पर किस तरह कंट्रोल करना है। और इस एलामिये के अंदर बहुत ही अहम चीज़ें जो है वो सामने आई हैं, मैं वो शामिल करता हूँ। इस एलामिये के अंदर कहा गया कि कमेटी ने रियासत की पूरी ताकत के साथ इस खतरे का मुकाबला करने के लिए स्ट्रैटेजिक और एक मुत्तफ़िक़ा सियासी अज़म पर जोर देते हुए इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कौमी इत्तफ़ाक़ की ज़रूरत पर जोर दिया है। कमेटी ने दहशतगर्दों के डिजिटल नेटवर्क्स के सद्देबाब के लिए तरीक़ाकार वज़ा करने पर भी जोर दिया और कमेटी ने हिस्ब इख्तलाफ की बाज़ अरकान की अदम शिरकत पर अफसोस का इजहार करते हुए इआदा किया है कि बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। फिर वज़ीर आज़म साहब ने पार्लियामान से खिताब किया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी मुल्क के लिए नासूर बन चुकी है, दहशतगर्दी का हल पार्लियामेंट ने निकालना है। पार्लियामेंट में ये कैसे निकलेगा, इस पर भी बात करेंगे आज। फिर आर्मी चीफ साहब की जानिब से जो इजहार ख्याल किया गया, उसमें उन्होंने कहा कि इस अमर पर जोर दिया कि बेहतर गवर्नेंस और मुमलिकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। ये कहा गया कि पाकिस्तान को अब एक अटल फैसला करना होगा, यानी हम कभी इधर कभी उधर जो कन्फ्यूजन का शिकार होते थे, हमें वो कन्फ्यूजन दूर करनी होगी। तो किस किस्म के इकदाम किए जाएंगे? एक तो इस इजलास के अंदर जो कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास था, इसमें जो जमातें नहीं आई उसमें एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर मौजूद नहीं थी, फिर नवाज शरीफ साहब को दावत दी गई थी, वो वहाँ पर नहीं आए, फिर BNP मेंगल जो बलूचिस्तान की अहम नुमाइंदगी है उनकी जानिब से, वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, महमूद खान अचकज़ई साहब वहाँ पर मौजूद नहीं थे और वज़ीर दाखिला साहब वहाँ पर मौजूद नहीं थे। अब कुछ अहम सवालात हैं जिसके जवाब हम आज इस प्रोग्राम में जानेंगे। एक तो ये है कि कुछ लोगों की जानिब से गिला किया जाए कि बलूचिस्तान के अंदर जब हालात नॉर्मल होते हैं तो वहाँ पर हुकूमती आला अहदेदार उस तरह विजिट नहीं करते, हमेशा साने का इंतज़ार करते हैं और फिर ही बलूचिस्तान का विजिट किया जाता है। तो ये गिला वहाँ से किया जाता है। और क्या इस इजलास के बाद या जो हिकमत अमली आ रही है इससे क्या कुछ बन पाएगा या फिर एक तवील खामोशी होगी अगले साने तक? फिर APC की जगह ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास क्यों बुलाया गया और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रेलेवेंट हो गई है क्योंकि वो इजलास में नहीं भी आती, या किसी भी ख़ास तौर पर कौमी सलामती का जो मामला है उसकी अगर वो पार्ट ना भी बने तो उसके बावजूद फैसले हो जाते हैं और फिर उस पर अमल दरामद भी होता है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इररेलेवेंट हो गई है और फिर कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है, इसका क्या फैसला कर लिया गया और किन बुनियादों पर किया गया है? ये अहम सवाल हैं जो हम जानेंगे प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में। नजम साकिब साहब, साकिब रशीद साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नजम साकिब साहब, ये बड़ी ही अहम चीज़ थी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास था और इसके अंदर एक इत्तफाक़ राय पैदा करने की ज़रूरत थी। जो इसका इत्तफाक़ राय होना चाहिए था वो एलामिया तो मौजूद है, लेकिन जो ज़्यादा चीज़ डिस्कस होना शुरू हो गई वो ये कि अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात इसका हिस्सा नहीं बनी। आप क्या समझते हैं कि जब तक इस किस्म का इस अहम मामले के हवाले से इत्तफाक़ राय ना होना किसी भी मसले का हल नहीं हो पाएगा? देखिए, क्या PTI अगर बीच में बैठ जाती उस बैठक के, जो कि बड़ी अहम बैठक है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कौमी सलामती वाली, PTI के लोग आ जाते तो क्या दहशतगर्दी पाकिस्तान से ख़त्म हो जाती? दूसरा सवाल, PTI के पास कौन सा ऐसा जिन है, उसका चिराग का जिन है कि वो उनके पास ही है और जब तक वो नहीं आएंगे तो दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं हो सकता? देखिए, ये बातें करने की होती हैं। इसके बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर PTI आ जाती, सारे बैठ जाते। अच्छा, ये मैं बाद में बताऊंगा कि PTI को आना चाहिए था कि नहीं, ठीक, ये अभी बताऊंगा आपको। वो आ जाते, आके सिर्फ चुप बैठे रहते तो इधर से आना था, देखे जी वो आए, लेकिन उन्होंने तो कोई बात नहीं की। अच्छा, वो आते, आके कोई भी बात करते, वो हां करते ना करते, में भी कहते हां ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, उन्होंने कहना था। उन्होंने तो कंस्ट्रक्टिव डायलॉग में हिस्सा ही नहीं लिया। और वो तो ये है और वो तो वो है और उनके KP में ये हो रहा है और गंडापुर साहब ये कर रहे हैं और खान ने ये कर दिया, इंतशार वगैरह, बात इधर उधर हो जानी थी। तो इसमें से क्या निकला कि अगर PTI आ भी जाती, आपके जो हैं वो 3-4 जो जगहदारी इनके बड़े बड़े बाहर हैं,
असद कैसर साहब आ जाते, को सलमान राजा आ जाता, को गौहर नायाब आ जाता, बैठ भी जाते। तो मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी को का कला कमा करने का जो हम फैसला कर चुके हैं, उसमें इनके इस मीटिंग में आने से क्या फर्क पड़ता? अब आते हैं सपोर्ट हासिल हो जाती, और दूसरा ये कि केपीके में पॉलिटिकल, हुकूमत है, अगर आप एंगल से देखेंगे, सियासी नजर से, जी मैं कह रहा हूं कि पब्लिक सपोर्ट ज्यादा हासिल हो जाती। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एक मैंडेट है, और फिर केपीके में उनकी हुकूमत है। अगर ऑपरेशन करना चाहते हैं और कोई किस्म की पॉलिसी लाना चाहते हैं तो उनकी जरूरत है। मैं नहीं मानता। वो इसलिए नहीं मानता कि उनके आने से कोई फर्क पड़ना ही नहीं था। और जहां तक पब्लिक की सपोर्ट की बात है, यह मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी अवाम की सपोर्ट आपकी फौज के साथ है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें कुछ उनके जो यानी मुआमलात हैं ऐसे जिनमें वो समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है वगैरह वगैरह, वो पीटीआई के लोग हैं। अच्छा, अब आते हैं कि पीटीआई के अगर यानी फर्ज करें प्रोडक्शन ऑर्डर्स निकलते इमरान खान के, आप पेरोल पे बुला सकते थे। दूसरी तरफ यह कि एक तो वो नहीं आए, उन्होंने पॉलिटिकल इमेच्योरिटी का सबूत दिया, क्योंकि उनके बैठ जाने से उनके तमाम किस्म के जो स्टैंड हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ना था। सिर्फ यह कि ऑप्टिक्स अच्छे हो जाते। एक रियासत का मसला है, आपके मुल्क का मसला है, आपको वहां होना चाहिए था। तो यहां पे बचपने का इन्होंने इजहार किया कि मैं कोई नहीं, जब तक हमारे साथ ये नहीं होगा तब तक हम नहीं आएंगे, बच्चों वाली बात। और उसकी वजह बुनियादी ये है कि ये जो पीटीआई हमारी है, बहुत मकबूल पार्टी और उसका मकबूल तरीन लीडर, ये इक्तदार में आए पहली दफा, ठीक है, ये इस वक्त अपोजिशन में है पहली दफा। सियासी मैच्योरिटी एक और चीज होती है, वो वक्त के साथ आती है। अगर आप इमेजिन कीजिए खान साहब इस वक्त पीएम होते तो क्या आपके ख्याल में नून वहां मौजूद ना होती, वहां पे पीपल्स पार्टी मौजूद ना होती? वो बिल्कुल मौजूद होते। 2014 में हमने देखा सियासी तौर पे मैच्योर पार्टियां हैं। आपका उसूली मौक़िफ़ कुछ और हो सकता है, लेकिन यह कहना कि रियासत का चूंकि ये मसला है, ये हुकूमत का मसला है कि वो यानी दहशतगर्दी का अगर पहले हमारे मसले हल होने चाहिए उसके बाद हम बात करेंगे, ये कहना सियासी मैच्योरिटी की बात है। आगे चलते हैं, इस वक्त की आखिरी बात करते हैं। देखिए, कोई रियासत बचाना चाहता है जिसमें आपकी फौज भी शामिल है, और एक जो नई बात इस यानी हडल में से निकली, इस बैठक में से निकली, वो ये कि आर्मी चीफ ने कहा, जो आपने अभी बताया है, कि गवर्नेंस के मसाइल जो हैं उनकी वो भी एक बुनियादी वजह है कि हम दहशतगर्दी के बारे में जो इकदामात लेना चाहते हैं वो सही तरह से नहीं ले सकते। मतलब क्या था कि हुकूमत अपना रोल इसमें अदा करे। हुकूमत का मतलब क्या? पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पे नून। ये उसमें से एक नई चीज़ निकली थी कि हमें गवर्नेंस का तो पता था कि यानी गवर्नेंस में पाकिस्तान हमेशा से ही कमज़ोर रहा है, लेकिन उसका ताल्लुक दहशतगर्दी से बनता है इतना डायरेक्ट, ये हमें हमारे आर्मी चीफ ने बताया। हम हुकूमत में हैं तो फिर बात करेंगे, और सिर्फ बात करेंगे। अब इस वक्त की आखिरी बात कर रहा हूं। अब यह कि जो हुकूमत वक्त है, वो भी अपने तय ये समझती है कि ये उनका मसला नहीं है, ये मसला खालिसतन अस्करी है, और इसको अस्करी ही यानी लिहाज से इसको डील किया जाएगा। यहां मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि दहशतगर्दी हो, चाहे मईशत की बहाली हो, चाहे सियासत की बेयकीनी और गैर यकीनी दूर करनी हो, एजुकेशन हो, आपकी हेल्थ हो, आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ हो, ये सारे के सारे मसाइल हुकूमत के भी हैं, फौज के भी हैं, अपोजिशन के भी हैं, अवाम के भी हैं, और उसमें जो सब नंबर 1 पे है वो है दहशतगर्दी इस वक्त, जिसकी वजह से कि रोजाना की हिसाब किताब हो रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी की जरूरत है दोनों तरफ, अपोजिशन को भी और हुकूमत को भी। बगड़ी साहब, सानिया APS हुआ, उसके बाद हमने देखा तमाम जमातें बैठी थीं। ये उसके बाद दूसरा बड़ा वाकया समझा जाता कि रहा है कि जब ये बलूचिस्तान के अंदर जो जाफर एक्सप्रेस का मामला हुआ,
तो इस पर भी ये समझा जा रहा था कि तमाम जमातें बैठ जाएंगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब तक ये समझा जाता है कि तमाम कौम इकट्ठी नहीं होगी तो उस वक्त तक हम मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये खदशा है कि अगर हम एक ऑपरेशन शुरू करते हैं तो फिर दूसरी तरफ हमारे साथ एक और दुश्मन एक और बॉर्डर पर भी मौजूद है, तो हमें दोनों चीज़ों को लेकर बैलेंस करके चलना है। तो कैसे चलेगा जब तक कौमी इत्तफाक राय नहीं होगा तमाम सियासी जमातों में? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो इनिशियल अनाउंसमेंट की थी क्वेटा में, वो तो ये था कि वो एक एपीसी बुलाएंगे बलूचिस्तान पे। मेरा ख्याल अगर वो एपीसी बुलाते और ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन सिक्योरिटी है इसका इजलास ना बुलाते और एपीसी पे कायम रहते अपने फैसले पे, तो हो सकता है कि शायद पीटीआई वाले शामिल। बगड़े साहब, उसमें एक मसला भी ये भी है ना कि एपीसी में सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी इदारे भी इस कमेटी में आ सकते हैं, वहां पर तो नहीं आ सकते। जनाब, जो साना एपीएस के बाद जो एपीसी हुई थी उसमें मुझे अच्छी तरह याद है उस वक्त के आर्मी चीफ जो है वो बाकायदा बिल्कुल बैठे थे पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ। एक बड़ा यूनिक मौका था पाकिस्तान की तारीख में जो हमने देखा और उसके बड़े जबरदस्त और पॉजिटिव असरात जो है वो सामने आए थे। टोटल नेशनल कंसेंसस था, बिल्कुल बुक के मुताबिक जिस तरह होना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि क्योंकि इन्होंने अपना स्टैंड चेंज किया और ये पार्लियामेंट की कमेटी के फोरम पे चले गए, तो ठीक है, वहां पे पीटीआई के एमएनए आ भी जाते, कुछ बिल्कुल मेरा ख्याल है कुछ भी को हर्ज नहीं था, बहस करते हैं, कुछ अपने तजावीज देते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं, कंस्ट्रक्टिव सजेशन देते हैं। लेकिन जो मौजूदा जिस तरह के हालात हैं, ऑब्वियसली उन्होंने जिस तरह उनके केसेस चल रहे हैं वगैरह, ये तमाम चीजें, तो फिर वो भी जाहिर बात है इसका हार्ड लाइन अप्रोच उन्होंने की हुई है। ये याद रखें, पीटीआई जो है वो आपने भी शायद जैसे कहा कि केपी के अंदर की गवर्नमेंट है और पीटीआई की जो मेजॉरिटी जो ऑफ द फॉलोइंग इन केपी जो है वो तो हमारे पश्तून भाई हैं, तो पीटीआई तो उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है, बाकी प्रोविंसेस में है। तो लिहाजा जो सूबा एक फ्रंट लाइन स्टेट सूबा हो अगेंस्ट दहशतगर्दी, जो वॉर अगेंस्ट टेरर, उसके रिप्रेजेंटेटिव आके ना बैठे, मैं समझता हूँ कि ये गलत है। दैट इज वाई जो हम बात करते हैं नेशनल कंसेंसस की, अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह अचीव नहीं हुआ। ठीक है, ये जो एपीएफ का ये वो चीजें जो ऑलरेडी एक हमारे स्टेटेड नेशनल ऑब्जेक्टिव है कि दहशतगर्दी के खिलाफ हमने जंग करनी है, उनको खत्म करना हमेशा के लिए। ये जो डिजिटल दहशतगर्द है, ये सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं जो रियासत को इदारों को टारगेट कर रहे हैं, इनको जो है इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी है। बगड़े साहब, आप समझते हैं कि अगर पाकिस्तान तरीके से इस तरह बाइकआउट करती है तो वो इररिलेवेंट होती जाती है? फिर नहीं, बिल्कुल रेलेवेंट नहीं, कैसे हो सकता है जी। बात यह है कि सेनेट के अंदर अभी तक केपी के इलेक्शन नहीं हुए, जो सेनेट के ड्यू हैं 12 सेनेटर्स के, और दूसरा रिजर्व सीट्स वाला नहीं हुआ, तो रेलेवेंट तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो रेलेवेंट। सेनेट के इलेक्शन नहीं हुए तब भी तो मुल्क चल रहा है, 5 साल नहीं होंगे, चलता रहेगा। लेकिन बात सुने, मुल्क तो हमने आईनी तरीके से चलाना ना, तो आइन की अगर हम वायलेशन करेंगे, 1 साल हो गया है, तो क्या ये अच्छा मैसेज आता है पाकिस्तान की यंग जनरेशन के लिए, जो पाकिस्तान, जिनको हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आपने पाकिस्तान चलाना है और यहाँ पे रूल ऑफ लॉ और जुडिशरी के जो तमाम मामला है आइन के मुताबिक चलने चाहिए। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि जब मर्जी आप चाहें आइन को आप साइड पे कर दें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ऑनर अदलिया, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अभी उन्होंने क्या ऐलान किया पीटीआई ने, उन्होंने कहा कि जी ईद के बाद यानी कि अप्रैल के महीने में ग्रैंड ऑपोजिशन इत्तेहाद की वो कहते हैं कुछ शक्ल निकलेगी, और प्लस उन्होंने कहा हम एपीसी बुलाएंगे। अब जब वो एपीसी बुलाएंगे अगले महीने ईद के बाद, तो सवाल ये उठता है उनको इनवाइट करना चाहिए पीपल पार्टी को और पीएमएलएन को, लेकिन क्या पीपल पार्टी और पीएमएलएन उसमें शामिल होंगे? दिस रिमेन्स टू बी सीन। आई थिंक इट इज गोइंग टू बी टिट फॉर टैट। अगर वो इनकी ना सेशन में नहीं आए और वो एपीसी कॉल करते हैं पीटीआई, तो मुझे नहीं लगता फिर बड़ा दिल शो करे, जाए पीपल पार्टी और पीएमएलएन, वो भी पीटीआई के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बैठे, फिर मजा है ना कि भाई ये होता है पॉलिटिकल रिस्पेक्ट, नॉट के आप भी बदला लें कि जी तुम वो नहीं आए तो हम भी नहीं जाएंगे। तो लिहाजा, और मैं ये भी बता दूं, अगर पीटीआई वाले एपीसी कॉल भी करते हैं और उन्हें कुछ लाइक माइंडेड पार्टी, जेयूआई हो गया ये वगैरह, वो बीएनपी, ये बैठ भी जाते हैं, जीडीए, चलो जमात इस्लामी भी आ जाती है, वो बात वही है। अगर पीपल्स पार्टी पीएमएलएन नहीं होंगे तो फिर भी जो वहां पे फैसले होंगे वो नेशनल कंसेंसस नहीं होगा। तो लिहाजा मैं ये कह रहा हूं कि ये एक पॉलिटिकल डेडलॉक है, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो पाकिस्तान में इस वक्त
चल रहा है, और दिस इज नॉट गुड। दहशतगर्द इसी का तो फायदा उठा रहे हैं कि इनकी आपस में डिवीजन है, इनकी आपस में लड़ाई झगड़े हैं, तो जनाब फिर ये आपस में बैठ के मुत्तफिक नहीं है किसी एक बयानी के ऊपर, किसी एक रोड मैप के ऊपर, तो ठीक है फिर वी विल टेक देम ऑन वन बाय वन, बस। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर क्या ऑपरेशन होगा या नहीं होगा, इस सवाल से तलाल चौधरी साहब का कहना है कि कोई ऑपरेशन नया नहीं होने जा रहा, लेकिन एपीसी के हवाले से जो आप बात कर रहे थे उस सवाल से फवाद चौधरी साहब ने एक मशवरा दिया है। साकिब रशीद साहब, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं जिसमें इमरान खान, मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ को बुलाया जाए, और साथ वो ये भी फरमा रहे हैं कि कौमी हुकूमत बनाई जाए आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से। तो एपीसी तो अभी तक बुलाई नहीं गई, ये फवाद चौधरी साहब एक मशवरा भी दे रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा चांस है कि कोई ऐसी जमात जिस पे सब राजी हो जाएं तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वहां जाके बैठ सकें? अच्छा, जहाँ तक कौमी हुकूमत की बात है, मेरा ख्याल है कि आपकी आइन की कौन सी शिक के तहत जो है वो ये हुकूमत जो है वो बनाएंगे, ये एक अलग से जो है वो सवाल मौजूद है। बहरहाल जो आपने दूसरी बात की कि पीपल्स पार्टी अगर बुलाए और उसमें लाया जाए, तो उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि जब ये पार्लियामान की कौमी सलामती की कमेटी का इजलास हो रहा था तो उस वक़्त हुकूमत का किरदार कैसा रहा है, और क्या हुकूमत जो अचीव होना चाहिए था इस इजलास से, क्या वो अचीव हुआ है? तो इसका जवाब है नहीं। उसके पीछे वजूहात है और उसके पीछे हुकूमत का रोल है। मंगल का दिन, ये मंडे को अनाउंस हुआ कि मंगल के दिन जो है वो ये इजलास होगा दिन 11 बजे, और आजकल जो रूटीन है वहाँ पे अडियाला जेल में हफ्ते में एक दिन मुलाकात होती है, जो लीडरशिप है पीटीआई की या बाकी लोगों की, वो मंगल के दिन होती है। अब हुकूमत सिर्फ ये करती कि वो जो मुलाकात 12-1 बजे हो रही थी वो 9 बजे करवा लेते, और उन्होंने कहा था कि हमारी मुलाकात करवा दें और उसके बाद हम जो है वो इजलास में आ जाएंगे। अब इमरान खान साहब जो है वो जेल में है, उसकी पार्टी ने ये कहा, और गवर्नमेंट जो है वो मेरे ख्याल में ये फैसिलिटेट कर सकती थी, और बड़ा इजी था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने जाना पड़ता, और ये करने में हर्ज भी नहीं है। उसकी वजह है मेरी राय अगर मुखालिफ हो पीटीआई के या किसी भी पार्टी के या किसी के हक में हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो एक एडमिटेड फैक्ट है कि पीटीआई की इस वक्त जो है वो 70, 80, 90 सीटें हैं पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में, सेनेट में उनके लोग हैं, एक जो वो खैबर पख्तूनख्वा में उनके लोग हैं, तो आप उनको इर्रेलेवेंट कर ही नहीं सकते। जब एक इर्रेलेवेंट कर नहीं सकते तो फिर आपको वो तो लगता है कि हुकूमत को रिलेक्टेंट है इमरान खान के हवाले से। राना सनाउल्लाह साहब का बयान है, अदालत बानी पीटीआई को रिहा करना चाहे या करती है तो नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आखिरी जो पीटीआई का बात आई थी वो ये कह रहे थे पीटीआई कि हमारी मुलाकात करवा दे, पेरोल वाली बात से वो पीछे हट गए थे, मुलाकात करवा दे, हम उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद आके कमेटी में जाएंगे और अपना जो है वो मौक़िफ़ वहां पे पेश करेंगे, क्योंकि ये जो कमेटी है ना, ये बड़ा अहम जो इमरान खान साहब का क्या मौक़िफ़ है, जो उनसे मंसूब बयान चल रहा है, क्या उनका बयान आया इसके बाद, कमेटी के बाद इमरान खान साहब का मौक़िफ़ क्या है? उनका बयान यही आया है कि जो फैसला किया मेरी जो पार्टी ने, वो दुरुस्त फैसला किया कि मैं पार्टी का हेड हूं, मेरे साथ मुशावरत किए बगैर वो कैसे जा सकते थे। तो उन्होंने वही फैसला जो है वो किया था। 2014 की मैं आपको मिसाल दूंगा, बहुत पहले भी हमने ये बात की थी कि आर्मी पब्लिक स्कूल का बहुत बड़ा वाकया हुआ, और मैं ये समझता हूं कि जाफर एक्सप्रेस का भी बहुत बड़ा वाकया हुआ, और इस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इस किस्म के बड़े वाकयात हो रहे हैं, और हमारे जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं, कल भी एक जो लेफ्टिनेंट है वो शहीद हो गए। तो ये शुहदा जो है वो इस मुल्क की खातिर जो है वो शहीद हो रहे हैं, तो उसका मुदावा करने के लिए मेरे ख्याल है दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए कौमी यकजहती हर सूरत में ज़रूरी है। इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि एक तो पीटीआई फैक्टर था, आप उसको इंगेज कर लेते, किसी तरह वहाँ ले आते। JUIF मौलाना फजल रहमान गए, वहाँ से वापस आए, उनके हवाले से कोई खबरें चली। रात को मैं सुन रहा था JUIF के तर्जुमान की जानिब से, उन्होंने कहा कि जो इलामिया आया है या हमारे हवाले से बाद में इलामिया के अलावा खबरें चली हैं, उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग थी, इसलिए हमें अलग से एक वजाहत जारी करनी पड़ी। तो ये देखें कि हम जब यकजहती की बात करते हैं, एक पार्टी जो है वो उसके अंदर गई है, वो अलग से एलामिया जारी कर रही है, एक पार्टी कह रही है जी हम तो गए नहीं हैं, और वो अलग से APC बुला रही है। तो ये कौमी यकजहती हमें उस तरह नजर नहीं आई। हुकूमत बेहतर तरीके से
इसको कर सकती थी। फिर नेशनल एक्शन प्लान तब जब बना, या अब अगर उसको ही आपने आगे चलाना है, या उसमें कुछ चीजें ऐड करनी है, या टारगेटेड ऑपरेशन आपने करने हैं, या अगर फर्ज करें बहुत ही एक्सट्रीम लेवल आ जाता है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी जानिब से ब्रीफिंग दी जाती है कि अगर ऑपरेशन ना हुआ तो फिर जो है वो हालात बेकाबू हो सकते हैं, या इस किस्म की सिचुएशन, तो उस पर भी कंसेंसस जो है वो जरूरी है। कंसेंसस के बगैर मेरे ख्याल में दहशतगर्दी पर काबू पाना मुश्किल होगा। मैं नजम साहब एक ब्रेक की तरफ जाता हूं, क्योंकि वापस आता हूं, फिर आप अपनी बात भी कंटिन्यू कर लीजिएगा जो आप ऐड करना चाहते हो, और माल भी आपके लिए जो है वो फिर शामिल करता हूं इसी हवाले से। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो फिर गुफ्तगू का सिलसिला यहां से आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नजम साकिब साहब, एक तो आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, वो कीजिएगा। साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब की एक स्टेटमेंट आई है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर उस पर आप अपनी राय भी का इजहार भी कर दीजिएगा कि गैर शफाफ इंतखाबात और गैर नुमाइंदा हुकूमतें मसाइल की जड़ हैं। वो ये समझते हैं कि जब तक इंतखाबात फेयर एंड तरीके से नहीं होंगे तब तक कोई भी मसला, वो बेशक दहशतगर्दी क्यों ना हो, वो हल नहीं होगा। सबसे पहले तो ये है जो हम बात कर रहे थे, देखिए आपके ख्याल में पीटीआई को नहीं पता कि दहशतगर्दी एक मसला है? पीटीआई को अच्छी तरह से पता है भाई। खान साहब को उनकी हुकूमत में अगर आप देखें तो जो इक़दामात उनकी हुकूमत ने लिए दहशतगर्दों के खिलाफ, वो भी हमारे सामने है। असल चीज़ ये नहीं है, असल चीज़ ये है कि आप अगर हुकूमत को, अपोजिशन को और अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को देखते हैं तो ये तीनों के नजदीक दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन नंबर 1 पे क्या है, यहां पे आके मसला पैदा होता है। पीटीआई के नजदीक दहशतगर्दी एक मसला है, लेकिन नंबर 1 ये है कि इलेक्शन में धांधली हुई थी, खान अंदर है, दोबारा इलेक्शन करवाए। हुकूमत के नजदीक भी दहशतगर्दी से मुकाबला करना जरूरी है, लेकिन उनको यह है कि बाकी सारे आएंगे तो फिर हम आएंगे और हमें बताया जाए कि हमने क्या करना है। जहां तक आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस का ताल्लुक है, वो दहशतगर्दी उनका एग्जिस्टेंशियल मसला है। उन्होंने ये म्यूजिक फेस करना है। और ये जो बात आई है ना कि हार्ड स्टेट बनानी है, अब आपको समझ में आएगी बात के तीनों जो धड़े हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, इस पे इत्तफाक राय है कि दहशतगर्दी जो है उसका सबने मिलकर मुकाबला करना है, उसके लिए ABCD जरूरी है। लेकिन जब अपोजिशन की बात आती है तो पीटीआई वाले ये कहते हैं कि जी पहले ये तो ठीक है, लेकिन पहले इसकी बात करें। हुकूमत कहती है पहले पीटीआई ये करे, और अस्करी की आदत हमारी क्या कह रही है, वो कह रही है यार जो कुछ भी करना करो, हमें ये करने दो और हमें हमारा अवाम का जो है ना वो साथ होना चाहिए। तो मसला दहशतगर्दी का ये नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, मसला ये है कि पहले नंबर पे क्या आता है और पहले क्या करना चाहिए। आपने शायद खाकान अब्बासी साहब की बात की है। देखिए अगर ये देखा जाए कि उसूली तौर पे ये जो यानी शायद खाकान अब्बासी साहब हैं, क्या कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर शफाफ इंतखाबात हो जाएं, पहले नहीं हुए थे अभी हो जाएं, तो बात ही कहां रह जाए। ये तो बुनियादी चीज है। और उसूली तौर पे लोग फिर अचानक आ जाते हैं, उसूली तौर पे पीटीआई को आना चाहिए था, उसूली तौर पे जो है ना वो खान जो है ना वो अपना इंसाफ जो है अदालतों से ले, उसूली तौर पे वो जो तमाम मुकदमात थे जो कि वो एवन फील्ड का और वो फ्लैगशिप का वगैरह, वो उसूली तौर पे हुए थे। मुझे बाकी और लोगों की तरह मुझे भी समझ नहीं है कि ये जो उसूली तौर पे बात हम करते हैं, इसका फैसला कौन करेगा कि उसूली तौर पे कौन ठीक है। उसूली तौर पे यह है कि जमहूरियत अगर है तो वो आवाम के लिए है। 1947-48 से लेके 2025 आ गया है। मुझे बता दीजिए कोई एक हुकूमत जिसने अवाम की बात की हो। ठीक है, जमहूरियत बचाने में लगे हुए रहेंगे और सारी हुकूमतें लगी रहेंगी, लेकिन जिसकी वजह से जमहूरियत है, जमहूर का लफ्ज है उसमें, जमहूर का मतलब है अवाम, और जमहूरियत होती ही अवाम के लिए है, उसकी कोई बात नहीं करता। और सारी की सारी कौम को
इस खखेड़ के पीछे लगाया हुआ है, इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। हम उसूली तौर पे ठीक है, हम उसूली तौर पे ठीक है, और बाबा आप सारे उसूली तौर पे ठीक है। तो नजमुल साहब शायद खान अब्बासी साहब क्या है अवाम सबसे ज्यादा ठीक है। कोई भी जमात ऐसी है नहीं है जो ये कहे कि जमहूर का लफ्ज आए, क्योंकि हर पार्टी चाहती है हमें शॉर्टकट मिल जाए। माजी में हमने देख लिया कि हर पार्टी ने वो शॉर्टकट इस्तेमाल किया। फिर अवाम के पास क्या हल है? वोट तो किसी को करना है, अगर 3 या 10 या 50 जमातें खड़ी हैं। अवाम के पास बदकिस्मती से अगर हल अवाम के पास होता ना, अवाम अब तक कर चुकी होती। इस फरवरी के इलेक्शन में अवाम ने फैसला दिया। अवाम और कर क्या सकती है? वोट ही दे सकती है ना, वोट से बता सकती है कि हाँ भाई ये पीटीआई हमें मंजूर है। आपने उनका निशान ही छीन लिया, उनको बेनामो निशान कर दिया। अच्छा, अवाम जो कर सकती थी वो तो कर लिया, अब क्या करें? वो यदि बाहर आ जाएं अपने डंडे सोटे लेके और वो चीजें लेके, सवाल ही पैदा नहीं होता वो क्यों आए। उन्होंने अपने बच्चों को अस्पताल लेके जाना है, उन्होंने अपने बच्चों की फीसें पूरी करनी है, ये रोजे आए हुए हैं, अभी ईद आनी है, उनके तो मसले सामने सामने के हैं। ये मसले जो हैं ये स्टेक होल्डर्स ने हल करने होते हैं, और ख़ास तौर पे सियासतदानों ने हल करने होते हैं। और उनको ये क्यों नहीं कर रहे वो, इसका अगर पता चल जाए तो फिर मसला ही क्या है। पगड़ी साहब, 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि इस वक्त इदारे की जानिब से गिला किया गया पॉलिटिकल हुकूमत की जानिब से। मुझे याद पड़ता है कुछ अर्सा पहले DJS प्यार साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि हम एक इलाके को जब खाली कर देते हैं तो फिर पॉलिटिकल गवर्नमेंट की, सिविल गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करे और फिर दोबारा ताकि वो लोग ना आए और वहाँ के लोगों के लिए वसाइल पैदा हो। लेकिन ऐसा अगर नहीं होता तो फिर वो दहशतगर्द वहाँ पर आ बसते हैं, फिर हम दोबारा ऑपरेशन करते हैं। तो इस तरह के लूप चल रहे हैं। तो ख़ासतौर पर बलूचिस्तान और KPK में सिक्योरिटी फोर्सेस को क्या मसाइल पेश आ रहे हैं जिसकी वजह से जो है हमें वो नताइज नहीं मिल रहे? क्या कानून तब्दील करने की ज़रूरत है, स्ट्रेटजी तब्दील करने की ज़रूरत है, पॉलिसी तब्दील करने की ज़रूरत है? क्या चीज़ तब्दील करने की ज़रूरत है या बेहतरी लाने की ज़रूरत है? देखें, ये ऑपोजिशन ज़रबे अव्वल के बाद जो 10 लाख लोग बेदखल हुए थे वजीरिस्तान से, फिर उनको वापस लाया गया, उनको सेटल कराया गया। तो उस वक्त यही एक फार्मूला था, क्लियर, होल्ड, और ये कि हम जब क्लियर कर देंगे तो उसके बाद कुछ अर्सा होल्ड करना है, फिर उसके बाद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आएगी और वो वहाँ पे आइन और कानून के मुताबिक जो है वो इदारे क्रिएट किए जाएंगे, सिविल इदारे, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, जो भी वहाँ पे अदलिया के का निज़ाम पूरा। तो वो तो तकरीबन शायद दूसरा हुआ नहीं। और मुझे आज भी याद है मरहूम सरताज अजीज साहब जो उसके चेयरमैन थे, फाटा की को जम करने की जो कमेटी बनी थी नवाज शरीफ साहब के दौर में, उसका फैसला हुआ था कि हर साल 100 अरब रुपया दिया जाएगा KP गवर्नमेंट को कि फाटा के ये तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव मामला जो हैं, लोगों की बहाली, रेस्टोरेशन, रिकंस्ट्रक्शन, ये आप करेंगे। उसके बाद कभी हमने को उसकी खबर ही नहीं सुनी। और कई दफा ये खबर सुनी है कि जनाब KP गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, उनकी असेंबली में ये गिला किया जाता है कि जनाब वो फैसला तो हो गया लेकिन पैसे उतने मिलते नहीं है जिससे हम वहाँ पे डेवलपमेंट फंड और ये स्कीम और ये तमाम चीजें करें। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये लेकिन गवर्नेंस है ना, ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि भी आपने इतना बड़ा एक कदम लिया है और वो दहशतगर्द प्रोन एरिया है। ज़रबे अदल से पहले क्या कुछ वहां पे नहीं हो रहा था, ठीक है ना, फिर बीच में एक ब्रेक भी आई है। तो क्या मतलब ये है कि उसको तो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी फाटा की डेवलपमेंट को, वो काम भी फौज ने किया। फिर मुझे आज भी जनरल अशफाक परवेज कियानी साहब के वो अल्फाज याद हैं, उन्होंने मुझे खुद कहा एक गेट टुगेदर में 2016 में, उन्होंने कहा कि हमने ये जो 700 किलोमीटर की FWO ने इंटरनेशनल ट्रेड कॉरिडोर बनाया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया कम्युनिकेशन का वजीरिस्तान में, कहते हैं आप देखना कि ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया की जो ट्रेड खुलनी है इसमें एक इनकलाब आएगा। तो बाकी तमाम रिकंस्ट्रक्शन, स्कूलों के क्रेडिट कॉलेजेस वहां पर बनाना, यूनिवर्सिटी, बिजनेस सेंटर, मार्केट, ब्रिजेस वगैरह वाला वो तमाम फौज को करने पड़े। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे पॉलिटिकल अपना प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा खला जो है क्रिएट हुआ है। जब ऐसी चीजें क्रिएट हो जाती हैं, वैक्यूम क्रिएट होता है डेवलपमेंट का, वैक्यूम का,
तो फिर ये दहशतगर्द जो है ना, ये बीच में खुद ब खुद शक हो जाते हैं, ल्यूरन हो जाते हैं कि जनाब यहाँ पे अफरा तफरी है, आइन की कोई पासदारी नहीं है, कानून के कोई मामलात नहीं है, लोग परेशान हैं, जॉब और इकोनॉमिक अपना हालात खराब है, तो फिर वो बीच में आ जाते हैं। ये बात वहां से शुरू हुई है और यही चीज बलूचिस्तान में भी होनी चाहिए। अभी शुक्र है इनको थोड़ी सी बेटर सेंस आई अब सानिया जाफर एक्सप्रेस के बाद कि चीफ मिनिस्टर साहब वहां पे कह रहे हैं बलूचिस्तान में कि नहीं, अब हम वो जो 82% लेवीज के जो एरियाज हैं, बी एरियाज, वो अब हम खत्म कर देंगे, लेवीज को खत्म करेंगे, मर्ज करेंगे, पूरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस का निजाम आएगा बलूचिस्तान में। ओ भाई, अभी आपको ये तो जनरल मुशर्रफ के दौर से इतना शोर मचा होता। तो देखें, यही मसला है। अगर वहां पे 10 साल पहले, 15 साल पहले प्रॉपर SSP, DIG और ये DPO वगैरह ये निजाम पुलिस का हर डिस्ट्रिक्ट में क्रिएट हो गया था, शायद आज हालात दहशतगर्दी के इतने खराब ना होते बलूचिस्तान में। तो ये क्या है? यही तो गवर्नेंस का फेलियर है। और फिर जब ये हालात होते हैं तो कौन आगे होता है? सियासतदान तो नहीं लड़ेगा, ठीक है ना जी, वो तो कहेगा फौज आप आए, FC आप आए, आप आके जंग लड़ें, आप दहशतगर्दों से निपटें, तो उसमें शहीद भी फौजी भी होंगे, ठीक है, दहशतगर्द भी मारे जाएंगे। और तो मेरा कहने का मकसद है कि ये तो अभी होश के नाखून करने चाहिए। कितनी दफा बार बार आर्मी चीफ की बार ये फौज ये जुमला जो है अपना दोहराएगी। और दूसरा मैं ये बता दूं, हार्ट स्टेट से मैंने मतलब ये दिया है कि वो हार्ट का मतलब होता है नो लीनियंसी, सख्ती होगी। तो सख्ती किन पे होगी? जाहिर बात है अफगानिस्तान में जाके उन लोगों के खिलाफ स्ट्राइक्स होनी चाहिए, मजीद होनी चाहिए, जो बेसिस है वहां पे। फिर यहाँ पे जो दहशत ग्रुप हैं, उनके सहूलतकार हैं, फैसिलिटेटर्स हैं, उनके बेसिस जो यहाँ पे हैं, हाइडआउट्स हैं, बिल्कुल उनके खिलाफ आउट ऑफ द वे जाके भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर बात कर रहा हूँ, साथ साथ एक पॉलिटिकल एंगेजमेंट का प्रोसेस चलना चाहिए, जो फौज का काम नहीं है। वो काम है लोकल लीडरशिप का, वो काम है वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है, उधर के MPs का काम है। वो क्या कर रहे हैं? के बाद खुशामदीद नजम साकिब साहब। अब तुरखम सरहद 25 दिन बंदिश के बाद जुज़वी तौर पर खुल गई है और गुज़िश्ता कुछ अरसे के अंदर हमने देखा कि जो एक, मैं अगर इसको ट्रायंगल कहूँ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और फिर अमेरिका, हम बहुत कुछ देख रहे हैं इस तनाजुर के अंदर। हमें शाबाश भी मिली, हमने एक दहशतगर्द तंजीम का एक अहम रहनुमा था जिसने मनसूबाबंदी की थी, वो पकड़ कर भी दिया। एक और भी शख्स यहाँ से वो रिहा करा कर ले गए हैं। ये बॉर्डर भी बंद था बहुत अरसे से, बहुत से इख्तलाफात थे, ये भी अब खुल गया है। क्या फ़र्क पड़ेगा इन सब चीज़ों से? तुरखम बॉर्डर जो है वो आपने बताया कि वो खुल गया है, लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात की किस्मत नहीं खुली। और ये तुरखम बॉर्डर पहली दफ़ा नहीं खुला या पहली दफ़ा बंद नहीं हुआ। और अगर जो लोग इन मामलात को जानते हैं वो जानते हैं कि ये आखिरी दफ़ा नहीं है कि ये खुला है और अब बंद नहीं होगा, किसी वक्त भी बंद हो सकता है। देखिए, कुछ अच्छी बातें हैं, खुशखबरियां हैं और कुछ बुरी बातें हैं। जहां तक कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिका का ये जो तिकोन बनती है, ट्रायंगल बनती है। अच्छी बात यह हुई कि शरीफुल्लाह को आपने पकड़ के तो हवाले कर दिया, उधर से शाबाशी थोड़ी सी मिल गई। अच्छा हुआ कि आपने बहुत ज़्यादा, हम उस पर चौड़ दिए हो गए कि पता नहीं हमने क्या कर दिया है, लेकिन एक थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट गया। दूसरी अच्छी बात यह हुई कि आपने तुरखम बॉर्डर खोल दिया है। लेकिन बुरी बातों में से एक ये है कि आप कह रहे हैं कि 31 मार्च का जो है ना वो इनको भेजने का वो डेडलाइन जो है उस पर नहीं हो सकता। हालांकि उधर के जो आपके यानी इंटरम वजीर खारजा हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर रिक्वेस्ट की है कि इसको ज़रा थोड़ा सा हथौला रख के करें, आराम आराम से करें, आहिस्ता आहिस्ता से करें। मतलब ये कि डेडलाइन जो है वो। एक जो सबसे बुरी बात हुई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के बीच में, उस बुरी खबर का नाम है खलील, ये जो है ज़ल्मे खलीलजाद। ये एक बहुत बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए कि वो कहीं से बीच में दोबारा से ऊद कर आए हैं। ये वही है कतर वाले। और इनके यानी ताने बाने डांडे कहां मिलते हैं वो दुनिया भर जानती है, और इनका क्या पाकिस्तान के बारे में है और इनके अपने पर्सनल अज़ाइम क्या हैं दुनिया भर जानती है। इन्होंने ये किया है
अब आता हूं इसके तज्जिए की तरफ। अमेरिका का कम से कम ध्यान पड़ा है कि अफगानिस्तान में मसाइल हैं। अमेरिका का ध्यान पड़ा है कि पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है। अब पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक या तस्वीराती जो उसकी हैसियत है वो तो सबको पता है, लेकिन उसकी तरफ ध्यान पड़ा है और उसमें उनको ये भी पता लगा है कि ये जो शरीफुल्लाह है ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक यानी मुल्ज़िम मुजरिम था, इसको पाकिस्तान ने किया। इसका मतलब पाकिस्तान में वो कैपेसिटी भी है। दूसरी बात की समझ ये आई कि अभी दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई। ये ISK वगैरह, ये अलकायदा भी वहां पे है, TTP तो खैर है ही वहां पे। अब इसको उससे ना जोड़ें, ये जो BLF है, BLA है, मजीद ब्रिगेड है, ये इस तरफ का मामला है, लेकिन मैं अफगानिस्तान की बात कर रहा हूं। एक और चीज जो पता लगी कि अफगानिस्तान वालों को अब आना पड़ेगा टेबल पे। देखिए, ये जो बॉटम लाइन इसमें से निकलती है ना, वो ये है कि वो क्यों नहीं चाहते कि अब जो कार्ड होल्डर हैं वो भी वापस आ रहे हैं, वो क्यों नहीं चाहते। ठीक है, तो ये एक बार्गेनिंग चिप आपकी बन सकती है। इससे ये कि आपके अफगानिस्तान के, और उनको आना पड़ेगा, ये उनको आना पड़ेगा। जहां तक पाकिस्तान और अमेरिका का ताल्लुक है, उसमें सिर्फ एक बात करूंगा, काइंडली पुरानी बातों को ना, पुरानी गलतियों को ना दोहराइएगा। अमेरिका याद रहे, तो अगर वो अपना नहीं है तो वो फिर आपका कैसे होगा, इसको जरा ध्यान में रख के, तो अगर उधर से कोई बात आती है तो जरा सहज सहज के आराम आराम से डिप्लोमेटिकली इसको हैंडल करना है। एकदम से जो है वो दरिया में छलांग नहीं लगानी। ठीक है बघेड़ी साहब, मुख्तसरन मैं ये जानना चाहूँगा क्योंकि सबकी इस वक्त सबसे बड़ा मसला ख़ासतौर पर इस खत्ते में और अफगानिस्तान और पाकिस्तान का इकॉनमी है, और तो क्यों इस एक बुनियादी इशू को लेकर उसमें बेहतरी के लिए ताल्लुकात को बेहतर नहीं किया जाता। ये बिल्कुल ऐसे ही है, तुरखम हम आए दिन सुनते हैं, बंद हो गया, आज खुल गया, अब बंद हो गया, उससे मसाइल पैदा होते हैं, उससे फिर हेट भी पैदा होता है। देखिए, अफगान तालिबान गवर्नमेंट भी तो बदमाशी करते हैं ना, कि उन्होंने वहां पे जब एक फैसला हुआ है, एक आप मुआहदा कहेंगे जो भी, बिटवीन दी बॉर्डर फोर्सेस ऑन बोथ साइड, तुरखम में आपने नोट किया होगा कि फाइनली एक जिरगा फ्रॉम बोथ साइड, जिन्होंने वहां पे निगोशिएट किया, बातचीत की, और यानी कि कौन लोग थे, पश्तून, दोनों तरफ जाहिर बात है, उन्होंने इस मसले का हल निकाला और बॉर्डर एकदम खुल गया। मैं क्या लिंक कर रहा हूं कि अगर CM KP ये कहता है कि जी हमें इजाजत दी जाए कि हम भी एक जिरगा वहां पे लेके जाएं और हम अफगान तालिबान गवर्नमेंट के साथ बैठें, जिस तरह की कल एक तस्वीर आई है कि ज़ल्मे खालिदाद साहब कुछ अमरीकी बैठे हैं और सामने अफगान तालिबान गवर्नमेंट के टॉप लोग बैठे हैं, एक ही टेबल के ऊपर डायलॉग हो रहा है, उसके बाद बंदा वो छुड़ा के अपना ले जाते हैं। तो वो अगर कर सकते हैं, अमेरिका से आए हैं, कतर वाले भी बीच में बैठे थे, 2 डिप्लोमेट, जो कतर ने मीडिएशन कराई अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान। तो मुझे ये बताएं कि हमारे जिरगा जो KP का हो, माहिदीन होंगे प्रोविंशियल, या उसमें कोई फेडरल गवर्नमेंट के लोग होंगे, वो क्यों नहीं जा सकते जनाब? वो क्यों नहीं जाके? पॉइंट है बघेड़ी साहब, वक्त की कमी है, मैं जरा आगे चलता हूँ। साकिब बशीर साहब, मुख्तसरन जुज़वी तौर पर ये खुल गई और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बघेड़ी साहब ने भी इसका जिक्र किया कि ये मकामी लोगों ने बैठ कर किया। 25 दिन तक ये बंद रही, लोगों को मुश्किलात रही, और हमें पता है कि उस बॉर्डर के ऊपर लोगों का आना जाना जो है वो किस फ्रिक्वेंटली से तरीके से होता है। इलाज के लिए आते हैं, रोज़मर्रा के बहुत से मामलात हैं जिसके लिए आते हैं, तो फिर बड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है और फिर ताल्लुकात भी इससे ख़राब होते हैं, ख़ासतौर पर अवामी सतह पर। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा एक तजारती गुजरगाह भी है और आम लोग भी, उनका आना जाना बहुत ज़्यादा है दोनों तरफ, जिस तरह पश्तून कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब। तो ये भी एक मामला है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आमदोरफ्त होती है और तकरीबन 1-1.5 माह ये बंद रहा है, आखिरकार खुल गया है। हाल यही है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो है वो भी बयान पे बयान दिए जा रहे हैं। तो उन्होंने एक तो वो बयान दिया ना कि हम डायरेक्ट जाना चाहते हैं, हमें जाने दें, बताएं हमें, हमने करना क्या है, और वहाँ जाकर मामलात उनके साथ बताएं। फिर उन्होंने गुड और बैड तालिबान का मामला उठाया कि ये क्या है गुड तालिबान, और उन्होंने कहा कि लोग जो बता ले रहे होते हैं और उनके पास गन्ने भी हैं और उनको भी हमें जब वो ख़त्म करना चाहिए, और अगरचे उन्होंने कहा कि हमने कहीं ना कहीं काबू पाया है।
तो ये वो चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान के साथ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ऑन बोर्ड लेकर वफाकी हुकूमत को, और मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से अभी भी स्टेटमेंट चल रही थी कि वो भी अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। आपको याद होगा 2022 में भी जब ये चीज़ें चल रही थी तो मौलाना फजल रहमान साहब को भी भेजा गया था अफगानिस्तान में, और भी इसी तरह कुछ उलमा वहाँ पे गए थे, रिलीजियस स्कॉलर्स जो गए थे बातचीत करने के लिए। तो अब भी ठीक है, बाकी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जहाँ जहाँ दहशतगर्द हैं, टीटीपी के लोग हैं, वहाँ से आ रहे हैं, उनको टारगेट भी होना चाहिए, उनको मारा भी जाना चाहिए। और साथ साथ मेरा ख्याल है इस किस्म का ये रास्ता खोलना कि उनके बातचीत तो सारे मामला, उसमें भी कोई हरज नहीं। ये जो 31 मार्च वाली डेडलाइन वो है इसीलिए, अब देखें कि 15-20 हज़ार वो जो अमेरिका में जाने थे वो भी इस्लामाबाद में है, और बाकी 31 मार्च को जो कहा गया है कि निकले जी यहाँ से, ये किसी लिए है कि वहाँ के अफगान तालिबान जो हुकूमत है उस पर उसको प्रेशराइज किया जाए, जो वो सपोर्ट दे रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट या किसी तरह के भी वहाँ पे उनको टीटीपी को और वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में कर रहे हैं वो खत्म हो, और पाकिस्तान उनके खिलाफ जो वो खुद भी कार्रवाई करे और उनको जो है वो डिसमेंटल करें। बिल्कुल ठीक है। और कब तक हम इंतज़ार करेंगे कि वो ये काम करें, ये भी एक अहम मामला है। नजम साकिब साहब, आज के सवालात मुख्तसर। एक ज़रूरी सवाल और एक गैर ज़रूरी सवाल। पहले ज़रूरी सवाल, एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों पेशावर भिखारी जहाज़ का सफ़र करके दूसरे मुल्कों खुसूसन खलीजी रियासतों में भीख मांगने जाते हैं। मतलब ये कि पैसे की कमी नहीं है और मांगने का हुनर आता है। ज़रूरी सवाल ये है कि क्या इन प्रोफेशनल भिखारियों को सरकारी नौकरियां दी जा सकती हैं, और कुछ नहीं तो IMF से पैसे मांगने में आसानी नहीं हो जाएगी? ठीक है। आज का गैर ज़रूरी सवाल, एक ताज़ा सर्वे के मुताबिक पंजाब के 60% लोगों ने मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा की कारकर्दगी को बाकी तीनों सूबों के चीफ मिनिस्टरों की कारकर्दगी से बेहतर बताया है। गैर ज़रूरी सवाल यह है कि पंजाब के लोग बाकी तीनों सूबों के चीफ मिनिस्टरों की कारकर्दगी परखने को क्वालिफाई भी करते हैं कि नहीं? राइट। हमारे नाज़रीन अपने फीडबैक से सोशल मीडिया पर आगाह करेंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।